हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इंडियन पॉलिटी लेक्चर 3 को लेने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उसको ध्यान में रखकर ही इस टॉपिक को भी डिसाइड किया गया है और क्वेश्चन को भी। आज का ये टॉपिक संविधान सभा से रिलेटेड है, जिसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। आगे हम पूरे भारतीय संविधान को देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए वीडियोस को, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा के संरचना की। संविधान सभा के संरचना की बात करें तो संविधान सभा का सबसे पहले गठन जो है वह नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया। इसका गठन नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया। इसके सदस्यों की बात करें तो संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, निर्धारित की गई, जिसमें कुल 296 जो थी वो ब्रिटिश भारत से थी, जिसमें से 292 जो थे सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, जो ब्रिटिश भारत था उसके, और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के थे, और 93 जो सदस्य थे वो रियासतों के राजाओं के प्रतिनिधि थे। तो अब इस तथ्य को याद रखिएगा, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे और 93 सदस्य रियासतों से थे। इसकी संरचना की बात करें तो संविधान सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों को स्थान दिया गया था, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, SC ST और महिलाएं, सभी को इस प्रतिनिधि में शामिल किया गया था। इसके सीटों की आवंटन की बात करें तो संविधान सभा में सीटों को जो आवंटन किया गया था उनमें 3 प्रमुख समुदाय थे, जिसमें मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और जनरल समुदाय, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध इत्यादि आते थे, और भारतीय ईसाई भी इसी में शामिल थे। इसके बीच जनसंख्या के अनुपात में इस सीटों को विभाजित किया गया। सभी के जनसंख्या के अनुसार सीटों को विभाजित किया गया। सीटों को विभाजित करने के बाद उसका चुनाव किया गया। तो मतदान की विधि क्या थी, जिसमें मतदान के माध्यम से ही चुनाव होगा। तो मतदान की विधि क्या थी, इसमें क्या थी, प्रांतीय प्रतिनिधि के मामले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी एकल संक्रमणीय वोट द्वारा व्यवस्थित किया गया। तो प्रांत के जो प्रतिनिधि होते थे उनको अनुपातिक पद्धति द्वारा चुना जाता था, और प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार था, यानी एकल संक्रमणीय वोट द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो इनमें कुछ जो थे वो निर्वाचित थे और कुछ जो थे राजवारों द्वारा नामित प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित थे। निर्वाचित में ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य थे संविधान सभा के, उनको निर्वाचित किया गया था उनके सदस्यों के द्वारा, और आंशिक रूप से नामित यानी रियासतों के प्रमुख द्वारा। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य, प्रांत यानी राज्य के जो विधानसभा थे उनके जो सदस्य थे वही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, याद रखिएगा। और संविधान सभा में रियासतों को जो 93 सीट आवंटित की गई थी वो भी नहीं भरी जा सकी, क्योंकि रियासत के जो रजवाड़े थे वो संविधान सभा से दूर रहने का फैसला किया। इस कारण से 93 सीटें नहीं भरी जा सकी। इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। ये उस समय के संविधान सभा की कुछ रेयर इमेज हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सभी सदस्य हैं जो बैठे हुए हैं संविधान सभा में। इसके बाद 1946 में ही जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके द्वारा संविधान सभा के द्वारा संविधान का मसौदा तैयार किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो यही इसी का एक बदला हुआ संशोधित रूप आज हमारा प्रस्तावना है, जिसमें हम पूरे संविधान का
एक दर्शन कर सकते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में यह ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें, इसमें संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांत और इसके दर्शन निहित थे, यानी किस तरह का संविधान होगा ये बातें इसमें प्रदर्शित होती थी। जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता इत्यादि जो मूल भावनाएं हैं संविधान की, जैसे संविधान हम भारत के लोग यानी भारत की जनता के द्वारा जनता पर शासन और सारी शक्तियों का केंद्र भारत की जनता है और वह स्वयं को शासित करने के लिए यह संविधान का निर्माण कर रही है। ये सभी बातें इसी उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से दिया गया था, जिसमें कितने मौलिक अधिकार आदि की बात भी इसी संविधान उद्देश्य प्रस्ताव में ही किया गया था। और इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था। संविधान सभा की वर्तमान प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है। देख सकते हैं आज का जो प्रस्तावना हमारा है इसी संविधान सभा का संशोधित स्वरूप है। फिर 1946 के बाद 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 में, जिसमें संविधान सभा में तीन मुख्य परिवर्तन किए गए। सबसे पहला, संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, यानी वो पूर्व के कोई भी कानून और किसी प्रकार का संशोधन कर सकती थी, अर्थात यह किसी भी कानून को निरस्त या बदलने के लिए स्वतंत्र थी, क्योंकि ये नया संविधान तैयार कर रही है। इसमें अगर कोई कानून उसको अच्छा लगता है जो रहना चाहिए तो उसको रखती है और बाकी को निरस्त कर सकती थी। संविधान सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए, जिन्हें अलग अलग दिनों में निष्पादित किया जाना था। और उसके कार्य जो थे, पहला कार्य विधायी निकाय का था, जिसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर कर रहे थे। याद रखिएगा इस पॉइंट को, विधायी कार्य की अध्यक्षता जीवी मावलंकर कर रहे थे। और दूसरा कार्य था इसका संवैधानिक निकाय का था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। यानी संविधान सभा के संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब संविधान सभा जो है स्वतंत्र भारत की पहली संसद यानी डोमिनियन विधानमंडल बन गई, जिसमें कुछ जो थे अर्धनिर्वाचित सदस्य जो थे वो शामिल थे। यानी पूरी तरह से तो उनका निर्वाचन नहीं हुआ था, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, प्रांतीय सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया गया था। तो ये एक मिनी संसद की तरह बन गया था। ये दोनों कार्य संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 तक समाप्त कर लेती है, विधायी कार्य और संवैधानिक कार्य, जिसमें विधायी निकाय के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर जीवी मावलंकर और संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा मुख्य परिवर्तन जो हुआ, मुस्लिम लीग के सदस्यों की वापसी के बाद कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जबकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह संख्या 389 थी। मुस्लिम लीग के सदस्य हट गए विभाजन के बाद, इसीलिए ये सदस्य बच के 299 रह गई। तो यानी अब कुल सदस्य जो है संविधान सभा के वो 299 हैं। आगे संविधान सभा के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। सबसे पहला, भारत राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गया, जो 1949 में प्रमाणित हुआ। यानी इनमें वो देश शामिल थे जो इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त किए थे। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इससे कई सारे एमसीक्यू बनते हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए। संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। हालांकि 26 जनवरी 1950 को नई संसद की गठन की गई, लेकिन ये जो है संविधान सभा का जो अंतिम सत्र है वो 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम रूप से आयोजित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा नया संसद संविधान सभा के सदस्यों द्वारा गठित किया गया, यही 1952 तक चलती है। उसके बाद चुनाव होता है, आम चुनाव। 1952 तक यही संसद के रूप में कार्य करती हैं। संविधान सभा के कुल सत्रों की बात करें तो कुल 11 सत्र आयोजित किए गए पूरे संविधान निर्माण के क्रम में, और संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, इससे कई सारे एमसीक्यू बनते हैं। एक बार इस पॉइंट को रिपीट कर लीजिए। भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता 1949 में मिली। राष्ट्रीय ध्वज जो है वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और
राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भी 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति बने। संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ, आयोजित किया गया अंतिम सत्र। और संविधान सभा के सदस्यों से ही जो नया संसद बना वो 26 जनवरी 1950 को प्रकाश में आई, और यह 1952 तक अंतिम संसद के रूप में कार्य करती रही। और संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए। संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कुल 8 समितियों का मुख्य योगदान था। संविधान सभा में कुल 8 प्रमुख समितियां थी जिनके द्वारा इस संविधान का मसौदा तैयार किया गया। साथ ही कई छोटी समितियां भी थी। उनमें जो प्रमुख समितियां हैं वो है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इन सब से कई सारे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इसको बार बार रिपीट करके याद कर लीजिएगा। संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनते हैं वो भी जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल की अध्यक्षता में, याद रखिएगा इसको, इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे प्रांत है, प्रांतों का उन्होंने एकीकरण किया, तो इन्हीं की अध्यक्षता में हुई होगी। सरदार पटेल की अध्यक्षता में थी ये प्रांतीय संविधान समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR आम्बेडकर यानी भीमराव आम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल जी थे। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक आयोग, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राज्य समिति को जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति को प्रांतीय समिति से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो हैं वो सरदार पटेल जी थे, लेकिन राज्य समिति के अध्यक्ष जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो याद रखिएगा, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू और राज्य समिति के अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल की बात करें, सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति की थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों के अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये सभी संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं। संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति का सबसे प्रमुख योगदान था। तो प्रारूप समिति के बारे में पढ़ते हैं। यह समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण था। इसके गठन की बात करें तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इनमें कुल 7 सदस्य थे। इनके सदस्यों को लेकर भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अध्यक्ष जो थे, अभी हमने पढ़ा था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इसके अन्य सदस्य जो थे, अन्य सदस्यों में शामिल थे, अन्य सदस्य जो थे उसमें थे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद समतुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णमाचारी। और इनकी N माधवराव की बात करें तो वो माधवराव BL मित्र के स्थान पर आए थे। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो ये माधवराव BL के स्थान पर N माधवराव आए थे। और DP खेतान का स्थान लिया था TT कृष्णमाचारी ने, क्योंकि DP खेतान का मृत्यु हो गया था 1948 में, इस कारण से। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके अन्य सदस्य में थे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, TT कृष्णमाचारी। ये सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं कई सारे एग्जाम्स में, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस दोनों से। तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब हमारा संविधान तैयार हो चुका है। अब संविधान का अधिनियम और प्रवर्तन करना है। तो संविधान की बात करें तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य हट जाने के बाद, जो कि पहले 389 था, मुस्लिम लीग हट गया तो 299 सदस्य बचे थे। उनमें से कुल 284 सदस्य जो थे इस दिन उपस्थित थे। उन्होंने ही संविधान के दस्तावेज पे हस्ताक्षर किए हैं। तो संविधान पर कुल 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है।
हमारा जो संविधान बना था उसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। वैसे तो संविधान आंशिक रूप से पहले ही अधिनियमित हो चुका था, लेकिन इसे 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना के साथ अधिनियमित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से प्रावधान लागू किए गए थे? तो उसमें था नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणीय प्रावधान, जिनमें था नागरिकता से संबंधित प्रावधान, इसमें आर्टिकल 5 और फिर आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित छोटे प्रावधान जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। बाकी संविधान का शेष प्रावधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान के प्रारंभ दिवस को ये हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो हमको बताते हैं। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश में पूर्ण स्वराज की स्थापना दिवस के रूप में मनाया था। इसी दिन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय ध्वज फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसी की याद में 26 जनवरी को चुना गया। 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। इसी को याद में 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन हमारा पूरा संविधान जो है वो लागू हुआ। 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसके सभी अधिनियमों को अब निरस्त कर दिया गया। हालांकि प्रीवी काउंसिल अधिकारिता अधिनियम 1949 का उन्मूलन जारी रहा। वैसे तो हमारे संविधान के बहुत सारे भाग जो हैं वो 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से वो ब्रिटिश शासन में अधिनियमित होते थे उसको अब निरस्त कर दिया गया और नए संविधान के प्रावधानों के अनुसार अब अधिनियमित किया गया। संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया। सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, और HBR अयंगर जो थे संविधान सभा के सचिव थे। SN मुखर्जी संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार थे। ये कौन कौन से लोग हैं जिनका योगदान है संविधान सभा में, संविधान के निर्माण में, उनके बारे में बात हो रही है। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे, यानी इन्होंने ही संविधान की लेखन की थी। नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने संविधान को सजाया और सुशोभित किया। इन सब से काफी सारे प्रश्न बनते हैं, इनको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को बसंत कृष्ण वैद ने लिखा था और नंदलाल बोस ने से प्रकाशित किया था, याद रखिएगा। संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया। सर BN राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। HBR अयंगर जो थे संविधान सभा के सचिव थे। SN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे। नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने संविधान को सजाया और उसे सुशोभित किया। भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण जो है बसंत कृष्ण वैद ने लिखा और नंदलाल बोस ने उसे प्रकाशित किया। अभी तक हमने जो पढ़ा, अब उस पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आप भी इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारत का वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए है एक लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी है एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी है एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आपने जो पीछे पढ़ा है उस आधार पर इसको आसानी से कर सकते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, ये बात तो सत्य है, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। सिर्फ लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक गणराज्य में तो डोमिनियन स्टेटस भी हो सकता है जिसमें हम अंग्रेजों के अधीन होते थे, लेकिन यहाँ पे हम संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बने, यानी भारत अब किसी के अधीन नहीं है, संप्रभु है, स्वतंत्र है अपने फैसलों को लागू करने के लिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है, संप्रभु।
अगला कथन दिया है एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो अभी तक जो है वो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष, संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं था जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारत के संविधान में जो आया है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 को आया है। 1976 को भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 26 जनवरी 1950 की बात की जा रही है, तो ये सी कथन जो है ये नहीं होगा और डी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को भारत हमें दिखाई देती है। आशा करता हूं कि आपने भी इस प्रश्न का सही उत्तर दिए होंगे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने कुछ देर पहले इन सभी समितियों के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था। ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये काफी आसान प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, वही संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं, ये देखिए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस योजना, रिपोर्ट या आयोग के तहत की गई थी? यानी किस योजना या रिपोर्ट या आयोग के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर सी वेवेल योजना, ऑप्शन नंबर डी नेहरू रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ये देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो याद रखिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के काउंसिल चैम्बर की लाइब्रेरी में, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता के काउंसिल चैम्बर की लाइब्रेरी में, ऑप्शन नंबर सी मद्रास के काउंसिल चैम्बर की लाइब्रेरी में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1946 को जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वह दिल्ली के काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना इस प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों पर संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे? तो हमने पढ़ा था अभी अल्पसंख्यक आयोग, मौलिक अधिकार आदि पे कौन अध्यक्ष थे? अनुसूचित क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों के सभी एक साथ थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। सरदार पटेल जो थे मौलिक अधिकारों पर संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ये देख सकते हैं आप, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट से काफी सारे क्वेश्चन बने हैं जो आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो हमने कुल 5 प्रश्नों को डिस्कस किया, 5 प्रश्नों को देखा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। तो आशा करता हूं आज का जो है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। पहले हमने पूरे टॉपिक को डिस्कस किया और उसके बाद उस पर कुछ प्रश्नों को देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। इस सारे टॉपिक्स को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं और कई सारे प्रश्न इससे पूर्व में बने भी हैं बहुत सारे एग्जाम में।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।